फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई फैमिली में के टाइम में, तो पिताजी को नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट में भी ऑटो चलाना पड़ा या कैसे? सर पिताजी का क्या था कि मतलब वो जितना मेहनत करना था उससे वो डबल ट्राई करते थे। ओके। थोड़ा मतलब पैसे के पर्पस के लिए थोड़ा कमाई करनी है, कुछ करना है, तो उन्होंने यहाँ पे आके अपना ऑटो स्टार्ट किया था। अच्छा, ऑटो चलाना स्टार्ट किया था। पिताजी की सिचुएशन तो ऐसी थी नहीं कि भी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑटो ड्राइवर थे और आप प्राइवेट सेक्टर में टेलीकॉलिंग की जॉब कर रहे हो, नाइट शिफ्ट में, दिन में काम भी कर रहे हो। दिमाग के रूप से मैं समझ सकता हूँ कि कितना ज़्यादा प्रेशर रहा होगा। टेलीकॉलिंग की ब्रिटिश टेलीकॉम, वहाँ पे मैंने अराउंड 1 to 1.5 years जॉब की थी। तो वहाँ पे नाइट शिफ्ट होती थी सर, तो थोड़ा कोप अप करना डिफिकल्ट था मेरे लिए। और फिर शादी के बाद मेरी वाइफ ने काफ़ी सपोर्ट किया है। अभी भी रेंट पे ही रहते हो? नहीं सर, अभी तो मेरी जॉब है, तो मैं स्टाफ क्वार्टर में था। अच्छा, अब स्टाफ। तो उससे पहले पूरी जिंदगी रेंट पे ही? पूरे टाइम में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज एक ऐसी शख्सियत से आप सबको मिलाना चाहूँगा जिनकी कहानी सुन करके मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड हुआ और बहुत ही कमाल की स्टोरी, मतलब आपसे रिलेट करते हुए स्टोरी। आपको लगेगा कि जीवन में बहुत कुछ पाया जा सकता है, आपको लगेगा कि हाँ यार, जब इन्होंने इतना अच्छा किया और इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद भी इतना अच्छा किया, तो आपको लगेगा कि आप क्यों नहीं। स्वागत करते हैं मिस्टर अमित पाल का, जिन्होंने AIR 103 रैंक ली और ASO इन MEA पोस्ट को सेलेक्ट किया। तो अमित पाल, स्वागत आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं आपकी लाइफ की, जीवन की, स्कूलिंग की स्टोरी जानना चाहूँगा, आपके बारे में इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम अमित पाल है। मैं उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है फर्रुखाबाद, ओके। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरे विलेज का नाम लखरौआ है और मतलब काफ़ी छोटा टाउन नहीं, हमारा विलेज ही एक तरह से। तो इनिशियली मेरी स्कूलिंग जो थी 6-7 तक वहीं पे हुई थी। उसके बाद मेरे फादर दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। ओके। थोड़ा मतलब पैसे के पर्पस के लिए, थोड़ा कमाई करनी है, कुछ करना है, तो उन्होंने यहाँ पे आके अपना ऑटो स्टार्ट किया था। अच्छा, ऑटो चलाना स्टार्ट किया था। Okay. मेरे ग्रैंडफादर ने भी थोड़ी हेल्प की थी। उसके बाद फिर उनको लगा कि मैं अकेला हूँ, पढ़ने के लिए कैपेबल हूँ, तो वो फैमिली को भी मेरे अपने साथ यहीं पे ले आए थे। ओके। तो गांव में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट में? नहीं सर, इनिशियली मैं गवर्नमेंट स्कूल में था। गवर्नमेंट स्कूल में थे। थोड़ा स्विचिंग होती रही वहाँ पे, कभी गवर्नमेंट कभी प्राइवेट, कभी गवर्नमेंट कभी, फिर ले आए फिर। तो यहाँ पे मेरा एक प्राइवेट स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया था उन्होंने। तो गाँव से स्विच करना थोड़ा प्राइवेट स्कूल में थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि वहाँ टोटली हिंदी था, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आ गया। ओके। तो इनिशियली धीरे धीरे करके वहाँ पे थोड़ा ग्रैप्स करना, चीज़ें स्टार्ट कर दिया था। मतलब ऑटो चलाते थे आपके पिताजी? हाँ, मेरे फादर ऑटो ड्राइवर थे स्टार्टिंग में। ओके। और अभी भी मतलब करते काम, बट इतना नहीं कर रहे जितना पहले कर रहे थे। नहीं, अब तो आपने सारे सपने पूरे कर ही यस सर, स्टार्ट ऑलमोस्ट पूरा ही ग्रैप्स कर लिया, सब कुछ ही कंप्लीट हो चुका है मेरी लाइफ में। नहीं यार, मतलब कमाल है, मतलब सल्यूट है। पहले तो सलाम करना चाहूँगा ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे पिताजी को सलाम है मेरा कि भी मतलब ऑटो चलाने के साथ साथ और मतलब इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ, मतलब कितनी ही अर्निंग होती है, पूरी फैमिली को संभालना भी है, इतनी स्ट्रगल लाइफ के साथ बेटे को इस काबिल बनाया कि बेटा आज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA सेलेक्ट ले पाया। और जो पिताजी दिल्ली के रोड्स पर ऑटो चलाया करते थे, आज वो पिताजी विदेशों में घूमेंगे, और वो भी एक ऐसे बेटे के साथ जिन्होंने कमाल कर दिया, जिनका वाइट पासपोर्ट बनेगा। इतनी सबसे अच्छी पोस्ट मानी गई है MEA, वो पोस्ट जिन्होंने ली, इतनी अच्छी रैंक ली। तो मतलब सबसे पहले तो सैल्यूट है भाई, ऐसे पिताजी को सैल्यूट है, मेरा प्रणाम है। आपने कमाल के संस्कार दिया, आपने कमाल का सपोर्ट किया। तो स्कूलिंग के बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की? सर स्कूलिंग मेरी यहाँ वसंत विहार में कंप्लीट हुई थी, सूरजभान DAV पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मुझे लगा था कि थोड़ा फैमिली को सपोर्ट देना चाहिए, तो ग्रेजुएशन में मैंने सोचा कॉरेस्पॉन्डेंस से करूँगा। अच्छा, तो मैंने DU में SOL से ग्रेजुएशन स्टार्ट की। रेगुलर नहीं की, SOL से स्टार्ट की थी। ओके। और साथ ही साथ मैंने एक BPO कंपनी गुड़गांव में थी, वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। टेलीकॉलिंग की ब्रिटिश टेलीकॉम, वहाँ पे मैंने अराउंड 1 to 1.5 years जॉब की थी। ओके। तो वहाँ पे नाइट शिफ्ट होती थी सर, तो थोड़ा कोप अप करना डिफिकल्ट था मेरे लिए। नाइट में काम करना, फिर पढ़ाई भी करनी है और सोना भी है, फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना है। बिल्कुल। तो बहुत हेक्टिक था उस टाइम पे। तो उसी टाइम पे सर DDA में एक JSA की वैकेंसी निकली थी। ओके। तो DDA में जो JSA है, सेम चीज़ है सर, LDC के बराबर होता है, इक्वल ग्रेड पे सब कुछ सेम है। तो मैंने वो पहला एग्जाम दिया था, तो मेरा वो क्रैक हुआ लकीली। अच्छा, DDA में गवर्नमेंट जॉब लगी? गवर्नमेंट जॉब, पहली सरकारी LDC। ओके। तो मैंने फिर वहाँ से 2021 में मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने BPO वगैरह छोड़ दिया था उस टाइम पे। BPO छोड़ दिया। फिर 2021 में सर ज्वाइन करने के बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को सीजल वगैरह के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। ओके।
क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल थोड़ा अलग था। वो सारे डिफेंस वाले फील्ड के थे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह वाले। तो जब यहाँ ज्वाइन किया तो यहाँ पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मिले। तो उन्होंने गाइड करा कि आप सीजीएल के लिए भी ट्राई कर सकते हो, सीपीयू के लिए भी ट्राई कर सकते हो। बट डिफेंस में मेरे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने कहा सीजीएल के लिए मैं ट्राई करूँगा। तो मेरी ग्रेजुएशन सर 2022 में कंप्लीट हुई थी। 2022 में ग्रेजुएशन हुई। हाँ। तो ग्रेजुएशन के दौरान आपने मतलब जॉब भी की और तैयारी भी की, तो मतलब जॉब करने का रीज़न? जॉब करने का रीज़न सर ये था कि फैमिली के थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर मेरे को प्रिपरेशन के साथ कोई नीड पड़ेगी फाइनेंशियली, तो एटलीस्ट मेरे को फैमिली से ना मांगना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बर्डन उठा रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा अगर उनको हेल्प मिल जाएगी कम करने में, तो मेरे को ये अच्छा लगेगा। तो जॉब करने के साथ साथ क्या क्या परेशानियां आई तैयारी करने में? सर जॉब के साथ सबसे पहला तो होता है कि मेंटली स्टेबल नहीं हो पाता इंसान। मेंटली स्टेबल नहीं हो पाता। एक तो नाइट शिफ्ट बीपीओ टेलीकॉल सेंटर्स में नाइट शिफ्ट के बाद लगता है कि प्रॉपर नींद मिल जाए 8 to 9 आवर्स की, हाँ। जो कि अगर आप प्रिपरेशन करनी तो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि 10 से 12 घंटे आपके ऑफिस में जाएंगे और 6 से 7 घंटे सोना है। तो अराउंड 4 to 5 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे पढ़ाई को। तो सर वो बहुत हेक्टिक लगा था मुझे। और थोड़ा ये भी था कि मतलब वर्कलोड मिलता था ऑफिस में, तो उसकी वजह से थोड़ा मेंटली थोड़ा ये लगता था कि इतना वर्कलोड है। वो चीज़ें दिमाग में चलती थी कि पढ़ाई भी करनी है, उस पर भी थोड़ा टाइम लेना है, गवर्नमेंट जॉब भी लेनी है, इन सबसे जल्दी जल्दी निकलना है, फैमिली के थोड़ा स्टेबल भी करना है ताकि फैमिली को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, पापा का थोड़ा वर्कलोड कम हो जाए। ये सब बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता था सर उस टाइम पे मेरे को। यार मतलब कमाल की हेक्टिक लाइफ है। पिताजी की सिचुएशन तो ऐसी थी नहीं कि भी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, ऑटो ड्राइवर थे और आप प्राइवेट सेक्टर में टेलीकॉलिंग की जॉब कर रहे हो, नाइट शिफ्ट में, दिन में काम भी कर रहे हो। दिमागी रूप से मैं समझ सकता हूँ कि कितना ज़्यादा प्रेशर रहा होगा आप पे। सर तो उस सिचुएशन में आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा है या कैसे टैकल किया उस सिचुएशन को? सर मेरे ग्रैंडफादर थे, वो टीचर थे गाँव में, गवर्नमेंट टीचर। तो वो उनका मेरी लाइफ में काफ़ी सपोर्ट रहा है। मेरी उनसे रेगुलरली टच में बात हुआ करती थी। वो मुझे गाइड करते थे कि कुछ समय है ये। कुछ वो अपने डायलॉग्स भी बोलते थे कि अगर भगवान ने आपको अभी थोड़ा दुख में डाल रहे हैं, आपको सुख भी देंगे। जब आपको सुख देंगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी लाइन मेरे को हमेशा याद रहती थी। वो मुझे हमेशा फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, और ऐसे भी सपोर्ट किया। हमेशा बोलते थे कि थोड़े टाइम का दुख है, ट्राई करते रहो, कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि वो इस दौर से गुजर चुके थे। हाँ बिल्कुल। तो उनको इन चीज़ों का आइडिया था। तो मैं उनसे काफ़ी चीज़ें पूछता था, कभी कभी मेरे को प्रॉब्लम होती थी तो काफ़ी मेरे को गाइड करते। तो वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था मेरे लिए कि दादाजी ने इतना स्ट्रगल किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और जबकि मेरे को तो पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, उनके टाइम में सपोर्टर्स बहुत कम थे। बिल्कुल। तो मतलब दादाजी ने जो बात बोली वो आपने सच साबित कर दी है ना, कि जब सुख मिलेगा तब बहुत मिलेगा और बेहिंतिया मिला। और अब तो मतलब बहुत ही बेहतरीन लाइफ आपकी गुजरने वाली है, पूरा परिवार खुश हो गया होगा। बिल्कुल सर। जब रिजल्ट आया था तो इनिशियली एक तो रात में रिजल्ट आया था सर, मैं सो गया था। 11:50 के आसपास आया था, तो मैं 11 o'clock पे एक दोस्त के पास बैठा था, मेरे को नींद आ रही थी, मैं सो गया। तो 12:30 पे मेरे फ्रेंड्स है जो नियर बाई में रहते हैं स्टाफ क्वार्टर में, उन्होंने मुझे कॉल किया। वो कंटिन्यू कॉल करते थे 4-5 बार, उन्हें लग गया मैं सो गया हूँ। तो मेरी वाइफ को कॉल किया कि अमित कहाँ है, तो उन्होंने बोला सो रहे हैं वो, कि उनको उठाओ रिजल्ट आ गया है, ANIES सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 103, ASNME मिल चुकी है उसको। क्या बात है। उसको उठाओ। तो मेरी वाइफ ने मेरे को उठाया कि आपका रिजल्ट आ गया है। तो मेरे को लगा ये थोड़ा मजाक कर रही है, तो मुझे लगा मजाक मत कर, मैं सोने का टाइम है, सोने दे मुझे। कह रही नहीं सच में रिजल्ट आया, भैया का कॉल आया था। तो मैंने लिस्ट चेक करी तुरंत ही, फैमिली मेरी सारी जग रही थी, मैं ही सिर्फ सो गया था। क्योंकि थोड़ा सा मतलब ये था कि रिजल्ट आने वाला है, लग रहा था आज आएगा, कल आएगा। तो मैंने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स मेरे बहुत खुश हुए, स्पेशली मेरे पापा। पापा खुश हुए, मेरी वाइफ बहुत खुश थी, मम्मी पापा सब लोग ही बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर मैंने अपने गांव कॉल की थी, अपने चाचा जी को। गांव में आपको पता है सर, गांव में कल्चर क्या होता है, शाम को जल्दी लोग सो जाते हैं, 7, 8, 9 बजे तक सो जाते हैं। बिल्कुल हाँ। तो मैंने कहा डिस्टर्ब करना ठीक। फिर मैं ट्राई किया, एक कॉल करता हूँ, अगर उठा लेंगे तो ठीक है। उनको बताया, वो लोग भी काफ़ी खुश हुए जान के कि फाइनली रिजल्ट आ गया, अच्छा हुआ, एटलीस्ट इस बार होली अच्छी मनेगी उन लोगों की। बिल्कुल। और रिजल्ट आना और इतनी अच्छी पोस्ट मिलना, इतनी अच्छी रैंक मिलना, ये तो अलग ही खुशी का माहौल है। शादी कब हो गई थी आपकी? सर मेरी शादी 2022 में हुई थी सर। 2022 में हो गई थी। जब मैंने BDA ज्वाइन किया था उसके 1 साल के बाद मेरी शादी हो गई। उसके 1 साल बाद मतलब शादी भी और नौकरी भी, फैमिली भी,
और तैयारी भी मतलब सर। इतना कुछ आपने एक साथ झेल लिया, मतलब कमाल के इंसान हो यार। मतलब सारी चारों तरफ से लोग तब परेशान हो जाते हैं थोड़ी सी परेशानी से, और आपके तो चारों तरफ से परेशानियां थी भाई। ठीक है, मतलब वाइफ जो है वो एक जिम्मेदारी है, लेकिन एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक परेशानी भी है फैमिली से बहुत टाइम देना पड़ता है तैयारी के दौरान, लेकिन आपने टैकल किया बहुत अच्छे से। सर ये होता है, अगर लाइफ पार्टनर पर थोड़ा सपोर्टिंग मिल जाए, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल हो जाए कि अगर आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है तो आपकी लाइफ बड़ी स्मूथली चलेगी। अब आपको प्रिपरेशन के टाइम पे क्या होता है, अगर आप वर्किंग हो कहीं पे तो ऑफिस में भी आपको 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप घर आके फैमिली को टाइम देंगे तो आप पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाएंगे बिल्कुल। और मैंने ये टाइम बहुत यूटिलाइज किया सर, 8 to 10 आवर्स ऑफिस में रहना, उसके बाद 6 से 7 घंटे में लाइब्रेरी जाता था, वहाँ से रात को आना 1-2 बजे। किस टाइम लाइब्रेरी जाते थे? सर मैं ऑफिस से आता था 6:30-7 तक अपने घर। अच्छा। फिर वहाँ से 7 बजे से 7:30 से लाइब्रेरी 7 बजे निकल जाता था। मतलब ऑफिस से भी एक वर्कलोड रहता ही है, काम करके ही आए हो यस सर। और उसके बाद फिर सीधा लाइब्रेरी में पहुंच गए। 7:30 लाइब्रेरी पहुंच जाता, तो वहाँ पे स्केड्यूल था मेरा 12:30-1 तक का, 1 बजे तक पढ़ूंगा। और जिस दिन सैटरडे संडे ऑफ मिलता था 2 दिन का, तो उस दिन तक मॉर्निंग में 10 बजे निकल गया हूँ तो रात में 10-11 बजे आऊँगा। क्या बात है। और जैसे 5 डेज मेरा वर्किंग था तो 5 दिन में अगर लाइब्रेरी मेरा कुछ पर्सन छूट गया है, वो मेरा टारगेट था कि सैटरडे संडे को एटलीस्ट वो कंप्लीट हो जाए, ताकि मेरा वीक का टारगेट पूरा कंप्लीट हो। मतलब वीकली टारगेट बनाते थे। हाँ, जो मंडे टू फ्राइडे हो जाता था वो ठीक है, जो बच गया वो सैटरडे संडे। तो इस दौरान तो मतलब फैमिली को तो बहुत कम टाइम दे पाए सर, बहुत रेयर। मैं सुबह उठता था तो फैमिली उठा, जल्दी में नहाया धोया, रेडी हुआ, ऑफिस चला गया। शाम को आया, जल्दी में फ्रेश होके फिर लाइब्रेरी चला गया। फैमिली को बस देखता था शक्ल, हाँ ये फैमिली में ये लोग भी है मेरे। रात को आया, सब लोग सो गए। नहीं, फिर तो खाने के लिए भी काफी सपोर्ट किया। मतलब सर खाने के लिए मना करता था कि आप लोग सो जाओ, मैं खुद आके खाना ले लूंगा। लेकिन कभी मम्मा, कभी मेरी वाइफ, कभी बहन, ये लोग खाना दे देते थे कि नहीं कोई बात नहीं, हम कर देंगे। उनको मेहनत दिख रही थी आपकी, मेहनत मतलब जब इतनी ज़बरदस्त मेहनत करो ना, तब हर इंसान ये सोचने लग जाता है कि यार इसकी मेहनत रंग लाएगी, है ना। और तब हर इंसान के अंदर ये वाइब्स आने लग जाती हैं कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जॉब लग गई और नौकरी लग गई, अब अपने ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, शादी भी हो गई। मैक्सिमम लोग जॉब लगने के बाद, शादी होने के बाद, बस अब जो ज़िंदगी कटनी है पूरी ज़िंदगी उसी में गुजार लेंगे, है ना, कि भी चलो अब ठीक है, आगे कुछ मेहनत करनी नहीं, कुछ नहीं करना। लेकिन आपने उस चीज़ को बदला कि नहीं, अभी बहुत कुछ अचीव करना है, और जो अचीव आपने सोचा वो आपने अचीव किया भी। जब तैयारी शुरू की आपने, तो तैयारी के दौरान सबसे पहले मतलब किस सब्जेक्ट का, या सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चले या कुछ सब्जेक्ट एक साथ लेकर के चले? सो इनिशियली क्या था, जब मैं सीजन में फर्स्ट मेरा ट्राई था 2022 का था। 2022 का, ओके। तो 2021 तक पैटर्न अलग था बिल्कुल, टोटली मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस था। तो जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो पैटर्न 22 की नोटिफिकेशन नहीं आई थी, तो मैंने इंग्लिश और मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया। मुझे लगा कि इसका वेटेज ज़्यादा है तो उस पर ध्यान दिया जाए। बट जब नोटिफिकेशन आई तो पैटर्न टोटली चेंज हो गया। जीएस भी इंट्रोड्यूस कर दी उन्होंने मेंस में, रीजनिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी। हालांकि मैं तो खुश हो गया था नहीं सर, वो रीजनिंग सब्जेक्ट मेंस में आ गया। हाँ, और सर कंप्यूटर भी इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लस वेटेज जो आपकी मैथ्स और रीजनिंग की, मैथ्स और इंग्लिश की थी, वो टोटली अलग हो गई। बिल्कुल। इंग्लिश में वेटेज तब भी रही, मैथ्स ही कम कर दी। फिर तो थोड़ा सब कुछ स्ट्रैटेजी पूरी तरह से चेंज करनी पड़ी। तो 22 में सर इतना मेरा नहीं कुछ बन पाया, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, वैकेंसीज एकदम से सब कुछ बदल गया सर। और जीएस मेरा सबसे वीकेस्ट पोर्शन था उस टाइम पे। जीएस में सर स्कोर ही नहीं आता था मेरा। मॉक्स दिए, स्कोरिंग 260, 255, 270। तो मुझे लग रहा था, फील हो रहा था कि नहीं इस बार नहीं हो पाएगा, अमित मुश्किल लग रहा है। फिर भी सर एग्जाम देने गए कुछ उस बार, जबकि वैकेंसीज बहुत थी सर 2022 में, उस टाइम कुछ नहीं मिला। फिर 23 में थोड़ा कुछ फ्रेंड से मैंने गाइडेंस ली कि क्या करना चाहिए, ये लैग कर रहा है। तो उन्होंने बोला थोड़ा फोकस करो, टीचर्स की गाइडेंस लो, पेड बैच ले सकते हो, पेड बैच ले लो, क्या पता तो तुम्हारी तैयारी हो जाए। तो मैंने उनकी बातों को लीनियंटली ले लिया। मैं कहा नहीं, मैं फिर से ऐसे अपना करूँगा जो फॉलो कर रहा था सर। फिर 23 में क्या था, तैयारी तो अच्छी थी उस टाइम पे, बट मैथ्स उस टाइम पे थोड़ा ठीक आ गई थी। तो और कुछ सेंटर्स की दिक्कत भी थी वहाँ पे, मतलब एग्जाम स्टार्ट हो गया है, रफ सीट प्रोवाइड नहीं करी है, तो कोप करना बहुत डिफिकल्ट। आपके सेंटर में भी? हाँ सर, ये थी सर, मतलब मैंने स्टार्ट बटन दबा दिया, पेपर स्टार्ट हो गया, मेरा रफ सीट नहीं है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो कैलकुलेटिव थे, मैं उनको पढ़ने में मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तब तो दिमाग ही एकदम हिल जाता है। और उस टाइम पे सर मेरा अराउंड 300 स्कोर था, मेरा रॉ स्कोर। ओके। और लास्ट कट ऑफ जो गई थी 302 या 303 पे गई थी। तो अगर वो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता तो शायद मुझे 23 में मिल जाती, कुछ तो मिल जाता उस टाइम, तो मिल जाता बिल्कुल। फिर मेरे को लगा नहीं, कुछ तो गलत है। 2 बार देख करके ये नहीं लगा कि नहीं यार छोड़ो, मतलब फैमिली भी है
है ना। और शादीशुदा तो अक्सर सोच ही लेता है कि यार फैमिली अब छोड़ो, मैं नहीं कर रहा तैयारी। नहीं सर, ये तो था कि मतलब एक अटेम्प्ट और देना है। एक अटेम्प्ट और। मेरे फ्रेंड्स जो थे वो मेरे सपोर्टिंग रोल में काफ़ी आए, उन्होंने बोला कि तू कैपेबल है, 270 लास्ट टाइम था, इस बार 300 पहुंचे, जबकि सर पेपर का लेवल अच्छा था, तो एक ट्राई और दे, और इस बार थोड़ा मतलब ऑर्गेनाइज वे में देना, हर चीज़ पे ध्यान देना। तो मैंने सर इस बार टोटली अलग स्केड्यूल बनाया अपना। ओके। पहले 5 से 6 घंटे था, तो मैंने चेंज कर दिया, 6 to 8 आवर्स कर दिया। अब वो मुझे कैसे मैनेज करना है, मॉर्निंग में जल्दी उठना है, या ऑफिस में लंच के टाइम पढ़ना है, या घर आने के बाद लाइब्रेरी में यूटिलाइज करना है। मतलब लंच टाइम भी आप यूटिलाइज करते हैं? लंच टाइम भी सर मैं पूरा यूटिलाइज करता था, मेरे को जो भी टाइम मिल रहा है मैं यूटिलाइज कहीं ना कहीं कर ही रहा था पढ़ाई में उसको। ओके। मैं चाहता था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो पूरा ट्राई करके देखता हूँ। मतलब आपकी बार पूरी डेडिकेशन, जब भी टाइम मिला 10 मिनट का, वो भी पढ़ाई में? वो भी सर मैंने अपना इंस्टाग्राम वगैरह सब अनइंस्टॉल कर दिया था। ओके। क्योंकि इंस्टाग्राम एक बार रील्स खोल लिया, हाफ एन आवर वेस्ट। बिल्कुल। तो मैंने सर वो सब हटा दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक सबसे कट गया था मैं। यूट्यूब पे भी मैंने क्या किया था, जो मेरे शॉर्ट्स जो मेरे पढ़ाई वाले थे मैंने सब उनको ही रिकमेंड कर रखा था, बाकी सबको ब्लॉक कर रखा था, साइट्स को मोस्टली। तो वही देखता था मैं, पढ़ाई वाला जो भी मेरे को सोर्स मिल रहा है वो सारा। और सर जब प्री मेरा क्वालिफाई हुआ तो मेरे को लगा स्कोर भी मेरा अच्छा आया था प्री में, तो मुझे लगा कि अब मेंस के लिए थोड़ा अच्छा टाइम शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। तो सर मैंने आपकी रीजनिंग की 60 डेज वाली मैराथन स्टार्ट हुई थी। 60 डेज 60 मैराथन जो स्टार्ट, वो मैंने रेगुलरली टच में करी, वो डेली बेस पे। वो पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी? पूरी प्लेलिस्ट सर मैंने पढ़ी। ओके। और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस सेट्स थे जो यूट्यूब पे अवेलेबल थे, सारे मैंने प्रैक्टिस मारी थी। ओके। क्योंकि रीजनिंग में के साथ स्टेटमेंट वाला जो एक वीडियोस थी आपकी, वो सारी मैंने देखी थी। क्योंकि मोस्टली जो बंदा लॉजिकल में स्कोर कर रहा है रीजनिंग में, उसको और दिक्कत नहीं होने वाली इतनी, क्योंकि स्कोर करने का चांस लॉजिकल रीजनिंग में होगा और आपका सीरीज और एनालॉजी में होगा। बिल्कुल। तो वो मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर ली थी आपकी वीडियोस से, मैराथन से, सबसे। बाकी कुछ मॉक लगा रहा था, तो वहाँ से मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो रही थी। मैथ्स के लिए मैंने यूट्यूब पे इतना सारा फ्री कंटेंट था, वहीं से पूरा कवर कर लिया सर। इतना अच्छा मतलब तैयारी हो गई थी मैथ्स और रीजनिंग की, कि ये था कि इस बार मैथ्स और रीजनिंग कितनी भी डिफिकल्ट आएगी फिर भी सर्वाइव कर जाऊंगा, बढ़िया कर जाऊंगा। क्या स्कोर रहा रीजनिंग में? सर रीजनिंग में मेरा 90 आउट ऑफ 90 था। 90, कमाल। मेंस में और प्री में मेरा 50 आउट ऑफ 50 था। 50 आउट। मैंने CHSL भी दिया था सर इस बार। CHSL प्री में भी मेरा 50 आउट ऑफ 50 था रीजनिंग में, और मेंस में मेरा 86 आउट ऑफ 90 था। ओके, कमाल। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, 50 आउट ऑफ 50 आएंगे, 90 आउट ऑफ 90 आएंगे। इन्होंने भी कंप्लीट जो प्लेलिस्ट हमने पढ़ा रखी है उन्हीं को पढ़ा, उन्हीं से पढ़ करके सीख करके, और 90 आउट ऑफ 90 और 50 आउट ऑफ 50 इन्होंने स्कोर किया। तो जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस डेडिकेशन से जो पढ़ा रखा उतना तो पढ़ लो, जितना प्रोवाइड कर रखा उतना पढ़ लो। और बहुत सारे टॉपिक्स मैंने चैप्टर वाइज इतने पूरे टॉपिक अपलोड कर रखे हैं, उनको देखो, समझो, सीखो, और फिर देखो स्कोर करो। स्कोर 100% आपका इम्प्रूव होगा ही होगा। मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा रखे हैं वो इस तरीके से पढ़ा रखे कि आपका बेसिक कमज़ोर हो नहीं हो, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, आपको कंप्लीट स्कोर करवाना है। सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा आपने मेरा? सर मेरे को कैलेंडर में बहुत दिक्कत होती थी। अच्छा। मैंने पढ़ा, आज पढ़ा। बहुत बच्चे कैलेंडर देखते हैं 10 दिन के बाद भूल जाता था, क्योंकि सर मॉक्स में ना कैलेंडर के क्वेश्चंस बहुत कम आते थे। तो मेरे को लगा कि पहले मेरा आइडिया भी था, मैंने मॉक दिया, अगर आज जो कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं आया तो मैं आपका कैलेंडर उठा के पढ़ लिया। नेक्स्ट डे मॉक दिया, मेरे को लॉजिकल का क्वेश्चन नहीं आया तो आपकी लॉजिकल की वीडियो उठाई, पढ़ ली। तो मेरा टारगेट ये था कि अगर जो मेरा गलती हो रही है आज, मैं उसको आज की आज वीडियोस की फॉर्म में कवर करके नेक्स्ट डे पे ना छोड़ूंगा, कि अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मुझे याद रहेगा कि मैंने तैयारी कर चुका हूँ मैं। और साथ साथ में रिवाइज करना और कवर करना वीडियोस को काफ़ी इजी हो जाता है सर। अगर आप बल्क में करोगे एक टाइम पे कि भाई आज मैं पूरे दिन रीजनिंग ही पढ़ूंगा, पूरे दिन मैथ्स पढ़ूंगा, वो सर नहीं हो पाता। मेरा वो ट्रेंड नहीं था। मेरा तो सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चल रहा है। आपकी वीडियो सर मैंने मतलब 60 डेज वाली मैंने एक दोस्त को भी रिकमेंड की थी, तो वो दोस्त आपसे ऑलरेडी पढ़ रहा था, तो उसने आपकी वो एक PYQ की बुक आई थी रीजनिंग वाली, 6500 यानी 6500, हाँ ऐसे, हाँ ये वाली सर। तो उसने बोला ये वाली TCS बेस पे है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो मैंने उससे ली, तो उससे भी प्रैक्टिस करी थी मैंने ऑफलाइन भी, ताकि मॉक्स में मैं थोड़ा सीरीज के क्वेश्चन हो गए, एनालॉजी हो गई, कभी कभी मिरर इमेज में कभी कोई दिक्कत हो जाती थी हल्का कभी, क्योंकि वो सर क्या जब डीपली भर देते थे ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। कई फिगर इस टाइप की बनी होती हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता कि बनेगा कैसे। और सिर्फ एम्बेडेड वाला फिगर वाला आता था, फिगर एम्बेडेड, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट फिगर दे दिया तो दिक्कत होती थी। तो प्रैक्टिस इतनी कर ली थी कि इतनी दिक्कत नहीं होने वाली उसकी रीजनिंग से। नहीं मतलब इस रीजनिंग गुरु बुक में मैंने बहुत ध्यान रखा है कि कौन सा क्वेश्चंस रहने चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं रहने चाहिए। बहुत तरीके से ये 6500 क्वेश्चंस के मैंने पुट किया है इसमें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड तो हैं, लेकिन मैंने अपने कंसेप्ट भी डाले और क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छे से सिलेक्ट किया कि ये क्वेश्चन रहना चाहिए, बच्चे का ओवरऑल कवर हो जाए, कि दिक्कत ही ना आए किसी भी चीज़। एक सर होती है, अगर आप
10,000 15,000 की क्वेश्चंस की बुक बना दो, एक होता है 5 से 6,000 की क्वेश्चंस की बुक बना दो, टोटली डिफरेंट होता है। आप एक ही सेक्शन के है, एक ही टॉपिक के 5 क्वेश्चन बना दो और एक ही टॉपिक के 50 क्वेश्चन बना दो, अलग चीज हो जाती है सर। बिल्कुल 5 क्वेश्चन लॉजिकल होने चाहिए, वो बढ़िया होता है। और वो कंटेंट इस वाली बुक में था। इस बुक में मैंने इस बात का ध्यान रखा था, कई चैप्टर रीजनिंग में आपने देखे होंगे ऐसे हैं जिनमें ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में बहुत आ रखे हैं, लेकिन वो मैंने कम कर दिया कि जब किसी चैप्टर में मान लो 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत है तो क्यों फालतू में 500 क्वेश्चन दिए। यस सर, है ना, तो उसमें मैंने कम कर दिया ताकि कम क्वेश्चंस में कम प्रैक्टिस से बच्चे का मार्क्स ओवरऑल इंप्रूव हो सके, है ना। तो रीजनिंग में तो आपने कंप्लीट प्लेलिस्ट और ये बुक आपने फॉलो की। यस सर। पेड बैच और यूट्यूब में क्या डिफरेंस पाया आपने? सर मैंने तो वैसे कोई पेड बैच लिया नहीं था, बट जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे वही कहते थे कि पेड बैच बेटर होता है एज कम्पेयर टू यूट्यूब। बट मैंने चीज़ नोटिस करी है कि टीचर्स मोस्टली क्या करते हैं, आपका जो पेड बैच में मिलता है मोस्टली वही कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा पेड बैच और फ्री। तो जिसका बिल्कुल कमजोर है, अगर किसी का बिल्कुल ही बिगिनर है, कमजोर है, उसको एटलीस्ट एक बार किसी टीचर से गाइडेंस लेनी ही पड़ेगी। आप एक बार बेसिक्स पूरा कंप्लीट कर लो, किसी भी टीचर से ले लो आप। ओके, रीजनिंग के लिए आप ले लो, किसी से भी ले सकता है, बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जो मैंने अपना सोर्स लिया था वो मैंने आपको बताया सर। रीजनिंग के लिए मैंने आपसे पढ़ा था, तो रीजनिंग का आपका ले सकता है लड़का, कोई भी लो। इंग्लिश के लिए बहुत है टीचर्स, किसी का भी लो, बट ये सोर्स आप एक पे टिके रहो, एक पे टिके रहो। अगर आपने आज सर से पढ़ी है, आपको लग रहा है नेक्स्ट डे किसी और टीचर से पढ़ोगे, तो टोटली डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग होता है सर। आपका वे ऑफ टीचिंग अलग होगा, आपकी थोड़ी ट्रिक्स अलग होंगी, दूसरे टीचर की अलग होंगी ट्रिक्स। आप ट्रिक्स के बीच में ही पढ़ जाओगे, कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। क्या होता है सर, ट्रिक्स पे काम करना चाहिए, बट ये अगर एक टीचर से पढ़ोगे तो आपको वे ऑफ टीचिंग तो याद रहेगा ही, प्लस ये क्वेश्चंस का वे ऑफ हैंडलिंग भी याद रहेगा आपको कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं। मल्टीपल टीचर्स पे मत फोकस करो, एक टीचर पे फोकस करो, वो बेटर रहता है सर। और बिगनर्स के लिए ये भी है कि आप बेसिक्स तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। आपको पेड बैच लेना है ले लीजिए, बट अगर आप टोटली बिगनर हो, आपको कुछ भी आइडिया नहीं हो, तो आप पेड बैच के लिए जरूर जा सकते हैं। बुक्स भी हैं एक सोर्स, सर के पास बहुत सारी बुक्स हैं, सर की बुक्स ले लो, प्रैक्टिस बुक्स हैं, सेट्स हैं, बाकी टेस्ट सीरीज लगाओ, ऐसे ले सकते हो आप। ओके, जैसे मेंस में रीजनिंग और मैथ्स अब एक साथ आता है सर, तो रीजनिंग तो कवर कर लिया, लेकिन मैथ्स की क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए बच्चे को, और खास करके उस बच्चे को जो बिल्कुल बिगनर है? सर उसे एटलीस्ट फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले। ओके, आपने फॉर्मूले कैसे याद किए? मैंने सर की आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक ली थी। बाकी सर ये है एक बार फॉर्मूला पढ़ लो सारे चैप्टर, जैसे अलजेब्रा का हो गया, CISI का हो गया, आपका एडवांस मैथ्स में काफ़ी टॉपिक ज्योमेट्री के हो गए, मेंसुरेशन 2D हो गया, मेंसुरेशन 3D हो गया। एडवांस में तो पूरा ही फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा ही फॉर्मूला बेस्ड है। और फॉर्मूला ऐसे नहीं सर आप फॉर्मूले याद कर लोगे, बट जब तक आप उन क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस नहीं करोगे आप वो फॉर्मूला भूल जाओगे। तो मैंने ही कर रखा था कि मैं इनिशियली पहले एक फॉर्मूला बुक उठाई, 15-20 मिनट पहले फॉर्मूला रिवाइज करे, फिर मैंने अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मारे, क्योंकि मैं डेली बेस पे एक मेंस के मॉक भी दे रहा था। तो मेरा टारगेट था कि 50-60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस से और 30 क्वेश्चंस मेरे को मॉक से मिल ही जाए, तो 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मोर देन इनफ थी, क्योंकि स्टार्टिंग से कर रहा था ये चीज। आप मंथली देखते हो, डेली 100 क्वेश्चंस लगाओ, आप मंथ में 30 डेज है, शुरू में चैप्टर वाइज लगाना चाहिए, सीधा मॉक पे मिक्स लगा लो सर, मिक्स बेटर है। ओके, चैप्टर वाइज जब लगाओ जब आप बिल्कुल ही बिगनर हो, बिल्कुल ही बिगनर है, आपने एक चैप्टर के फॉर्मूला पढ़ लिए, जैसे आपने 2D पढ़ लिया तो आप सिर्फ 2D के पहले कंप्लीट कर लो, फिर 3D। जैसे मैं मान लो बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट करता हूँ तो मैं पहले ही चैप्टर वाइज पढ़ूँ, पहले चैप्टर वाइज, क्योंकि आपने बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। अब मिक्स लगाओगे, आप एक क्वेश्चन कर लोगे इस चैप्टर का, बाकी भूल जाओगे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो आप पहले चैप्टर वाइज कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद आप जब आपको लगे कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया, सब कुछ कंप्लीट है, फिर आप मिक्स के लगा लो। मिक्स में भी ऐसा है, मॉक दो, जितना हो सेक्शनल मॉक दे लो, प्रैक्टिस किसी ऑफलाइन मतलब कोई बुक ले लो किसी की, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि बुक और मॉक दोनों साथ में करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा कंटेंट आएगा, प्रैक्टिस के टाइप्स बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैथ्स में आदित्य रंजन सर का क्या डिफरेंट वे लगा, मतलब बाकी जैसे आपने कईयों से पढ़ा तो मतलब ऐसा क्या डिफरेंट वे लगा? आजकल के खास करके बिगिनर स्टूडेंट बड़े रिकमेंड करते हैं कि आदित्य रंजन सर से पढ़ा और मेरे को मैथ्स से नफरत थी, ऐसे स्टूडेंट मेरे को मिले कि मैथ्स से नफरत थी, समझ में ही नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आने लगा। सर तो उनका क्या ऐसा टीचिंग वे डिफरेंट लगा आपको? सर मैथ्स का जो ब्लॉक होल होता है, बेस होता है, वो होता है बेसिक। ओके, अगर आपको बेसिक आता है, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको बेसिक आता है, आपको अगर बेसिक से क्वेश्चन आपने कर लिया है तो आप ट्रिक्स भूल भी गए, बाई चांस नहीं याद आई, तो बेसिक से कर लोगे। बेसिक से वो सबसे बेस्ट चीज लगती है सर की। मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखी है कि सर ट्राई करते हैं पहले बेसिक से हो जाए,
30 क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, अगर आप 10 क्वेश्चन ट्रिक से कर दोगे, 20 क्वेश्चन बेसिक से करने में कोई दिक्कत नहीं होती बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि टाइम इतना नहीं है। अगर बेसिक से भी करोगे सर 1 to 1.5, आजकल मैथ्स का लेवल भी इतना नहीं बना लेवल भी रखा, उतना मेंटेन नहीं नहीं कर रखा जिस हिसाब से होना चाहिए। होना चाहिए। पहले सर 9, 18, 9, 17 तक लेवल अच्छा था। अब फिर टाइमिंग का भी है सर, 60 मिनट्स हैं, उसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के भी हैं, Maths 30 के भी, रीजनिंग के reasoning भी के हैं, भी। दोनों मेंटेन अब करके लेवल रखना। बढ़ा दिया तो फिर टाइमिंग टाइमिंग का इशू हो जाएगा सर, टाइमिंग बढ़ानी तो पड़ेगी। उसी हिसाब से बेसिक से पढ़ाना सबसे बेस्ट चीज होती है सर की। ओके। इंग्लिश में खास बात है, इंग्लिश में कई हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, जैसे आप भी हिंदी इंग्लिश में आए हो तो आपको ही प्रॉब्लम आई होगी। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एकदम से इंग्लिश में टैकल नहीं कर पाते और पढ़ना नहीं आता और उनको समझ में नहीं आता, फिर वो इंग्लिश से इतनी नफरत कर लेते हैं कि नहीं पढ़ना ही नहीं है। तो वो कैसे शुरुआत करें? सर जब इनिशियली मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था, अच्छा। जब गवर्नमेंट से प्राइवेट में, तो मेरे को थोड़ा इशू हुआ था इंग्लिश में, ओके। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, कन्वर्सेशन भी जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में होती है वो भी टोटली इंग्लिश में होती थी। तो मेरे को लगता था कि भाई क्या बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है। तो फिर मैंने एक डिक्शनरी खरीदी थी उस टाइम पे। अच्छा। तो जो मेरे को डिफिकल्ट वर्ड्स लगते थे मैं उनका मीनिंग याद करता था। तो वो ऐसे प्रैक्टिस कर करके थोड़ा इंग्लिश मेरी अच्छी हो गई थी। ओके। जब मैंने 12th में पास आउट किया था, 12th में पास आउट किया। फिर जब इस फील्ड में आया प्रिपरेशन वाली गवर्नमेंट जॉब की, तो मुझे लगा इंग्लिश बेसिक नीड है। अगर आपने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया, चाहे पुराना पैटर्न हो चाहे इस बार का पैटर्न हो, आपको चांसेस ऑफ सिलेक्शन हाई हो जाएंगे आपके। तो मैंने फिर कुछ बुक्स ली। फिर मेरे को जब कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट करता था, मेरे को लगता था वोकैब मेरी बड़ी वीक है। तो वोकैबुलरी के मैंने PYQ वाली बुक ले ली, वहाँ से मैंने वोकैबुलरी अच्छे से पढ़ी। और सर जिसकी वोकैब पे कमांड होगी वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेगा। मतलब वोकैब पे बहुत ज्यादा फोकस करना, चाहे आप कॉम्प्रिहेंशन ले लो, चाहे क्लोज टेस्ट ले लो, चाहे आप फिलर्स ले लो, ठीक है। इवन कभी कभी ग्रामेटिकल पोर्शन में भी आपको वोकैब की नीड पड़ जाती है। vocab की जब कुछ वर्ड्स मीनिंग ही नहीं पता चलेगा तो सेंटेंस में करना क्या sentence पता कैसे ही नहीं पता चलेगा। बिल्कुल। तो सर टैकल करने के लिए इंग्लिश में है कि आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी वोकैब चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी आप प्रैक्टिस कर लो। बिल्कुल। और जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और खास करके अच्छी पोस्ट लेने के लिए तो सबसे बड़ा रोल जीएस का ही है। किंग मेकर जीएस ही कहलाता है। तो जीएस को आपने कैसे स्ट्रॉन्ग किया? सर जब 2022 में मेरा सिलेक्शन ना होने का मेन रीजन शायद जीएस ही होगा, क्योंकि जीएस में मेरा उस टाइम पे स्कोर अराउंड 16 था आउट ऑफ 75। ओके। तो और मैंने इतना, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था तो जीएस पे इतना फोकस भी नहीं था। फिर मैंने थोड़ा लूसेंट से पढ़ा, क्योंकि उस टाइम पे लूसेंट बहुत ट्रेंड में थी। लोग कहते थे लूसेंट से पढ़ो, सब कुछ वहीं से आता है। तो लूसेंट ले तो ली थी, बट पढ़ने का तरीका ही नहीं पता था, पढ़नी कैसे, स्टार्ट कहाँ से करना है। तो फिर 23 में थोड़ा लूसेंट पढ़ी, थोड़े बहुत मार्क्स बढ़े, बट इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। प्लस मैंने PYQ से मॉक्स भी दिए थे, डेली बेस पे 2 से 3 मॉक देना, ताकि मेरा ये था कि कंटेंट जो मेरे पास आ रहा है वो और बढ़ता रहे। तो सर इतनी प्रैक्टिस करने के बाद फिर मॉक्स भी लगाना, एक फुल मॉक में भी 25 क्वेश्चंस, सेक्शनल मॉक में भी 25 क्वेश्चंस, उसके बाद नोट्स भी पढ़ना, लूसेंट से भी पढ़ना। तो सर जीएस में इतना पढ़ लिया था कि एग्जाम से पहले इतना प्रेशर नहीं था कि इस बार जीएस थोड़ी ठीक जाएगी। वर्स्ट से भी वर्स्ट केस सिनेरियो में लग रहा था कि 40 प्लस तो आ जाएंगे, 40 प्लस आ जाएंगे। और जीएस की ओवरऑल अच्छे से तैयारी कर ली थी, बहुत अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी चैनल पे भी मतलब सारे टीचर्स में जो सीरीज शुरू करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज बड़ी जबरदस्त लगते हैं। तो जीएस में अपने टीचर्स अगर आप देखोगे, चाहे दीपक सर देख लो, चाहे साधिका मैडम देख लो, हर एक, चाहे पुष्पेंद्र सर, हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे, इवन पिछले 5 साल के करा रखे। सर एग्जाम में मोस्टली अगर 100% क्वेश्चंस है, 70 to 80% प्रीवियस ईयर ही होता है। बिल्कुल। 10 से 20% नए क्वेश्चन कुछ ही अब की बार जीएस में थोड़ा मतलब डिफरेंट भी आ गया था, उसमें कैसे टैकल किया आपकी? ये था अगर 25 क्वेश्चन है तो आपको अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन अटपटे मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ। बाकी अगर आप 14-15 क्वेश्चन देखो ड्यूरेबल थे सर। मेरी शिफ्ट में अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन ड्यूरेबल थे, तो वही मैंने अटेम्प्ट किए। बाकी जो लग रहे थे नहीं, सही नहीं है, गलत है, उनको छोड़ दिया। क्योंकि सर जीएस में रिस्क लेना बहुत रिस्की है। आपके अगर जीएस में स्कोर डाउन चला गया तो आपको सिलेक्शन भी नहीं मिलेगा, आपको रैंक कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर जीएस में आपका स्कोर थोड़ा अपर एंड चला गया तो आपको डिजायर्ड पोस्ट भी मिलेगी, रैंक भी मिलेगी आपको। तो देख लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस, और जीएस पे बहुत ज़बरदस्त ध्यान दे दो। मतलब पहले वाले ट्रेंड में से बाहर निकलो कि मैथ्स इंग्लिश, जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इनको एमईए पोस्ट या किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट से आप बात करके देखोगे तो सबसे ज़्यादा फोकस जीएस पे रहता है। और जीएस में इतनी डेप्थ लेवल पे, इवन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो चारों ऑप्शन की डेप्थ पता होनी चाहिए ना। मतलब मैं ऐसा नहीं कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सिर्फ आंसर पता होना चाहिए, बल्कि उन चारों ऑप्शन के बारे में भी डिटेल में पता होना चाहिए। तो डेप्थ लेवल जीएस पढ़नी जरूरी है। ये आपके जीवन में मतलब इतने सारे उतार चढ़ाव आए, मतलब पेरेंट्स के टाइम से ही उतार चढ़ाव आपने देखे हैं,
खैर इस वजह से आप थोड़े स्ट्रॉन्ग भी, मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बन चुके होंगे। तो मतलब इतने उतार चढ़ाव के बाद भी आपने अपने आप को इतना पॉजिटिव और इतना मोटिवेट कैसे रखा? सर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो फैमिली होती है लोगों की। तो मेरी फैमिली में ये था कि पूरा सपोर्ट दे देते थे वो लोग। अगर मैं थोड़ा टेंस्ड हूँ तो मदर मेरी पूछती थी क्या हुआ है। मेरे दादाजी मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे। मेरे एक अंकल है, वो टीचर है इस टाइम पे, तो वो बहुत मोटिवेट करते थे मेरे को कि कोई नहीं, थोड़े टाइम का स्ट्रगल है, थोड़ी हेल्प, वो पढ़ाई कर लो। और फिर शादी के बाद मेरी वाइफ ने काफ़ी सपोर्ट किया है। वो भी मेरे को गाइड करती थी कि कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट और दो लो, जब 22 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ तो मतलब एक ट्राई और दे लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। कि आप कुछ मार्क्स से रह रहे हो, अगर इतनी सारी भीड़ में कुछ मार्क्स से रह रहे हो, वो भी एक सफलता की निशानी है। बिल्कुल, कि आने वाले फ्यूचर में क्या पता आपको सफलता मिल जाए। तो इन सब को सोच के साथ थोड़ा ये था कि मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। सिलेक्शन का सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहोगे? सर फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो मैं फैमिली को बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। बाकी टीचर्स तो हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी रहते हैं यार सब किसी की। मतलब टीचर्स तो है ही, मतलब टीचर्स तो पढ़ाने की पूरी कोशिश अच्छा करते ही हैं। फैमिली का आपने बहुत सपोर्ट पाया? बहुत सर, बहुत ज़्यादा। फैमिली ने मेरी हर तरह से मेरा सपोर्ट किया है। ओके। चाहे फाइनेंशियली, चाहे मेंटली, कुछ भी। हर कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई फैमिली में के टाइम में तो पिताजी को नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट में भी ऑटो चलाना पड़ा या कैसे? सर पिताजी का क्या था कि मतलब वो जितना मेहनत करना था उससे वो डबल ट्राई करते थे। ओके। ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम रहे तो उससे वो सरवाइव कर पाए। तो उनका ये था कि मैं जितनी मेहनत मेरे से हो पाएगी मैं करूँगा तुम लोगों के लिए। बिल्कुल। बाकी मेरे ग्रैंडफादर भी सपोर्ट करते थे क्योंकि वो ऑलरेडी टीचर थे वो भी गाँव में, तो उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियली मुझे, हम लोगों को सपोर्ट किया है। प्राइवेट स्कूल्स में, सर दिल्ली में रह के प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे को पढ़ाना, फीस भी बहुत ज़्यादा, फीस पे करना, प्लस यहाँ पे रेंट भी काफ़ी हाई होता था। और महंगाई देख ही रहे हो आप सर। महंगाई तो सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। अभी भी रेंट पे ही रहते हो? नहीं सर, अभी तो मेरी जॉब है तो मैं स्टाफ क्वार्टर में था। अच्छा, अब स्टाफ। तो उससे पहले पूरी जिंदगी रेंट पे ही? पूरे टाइम रेंट पे था। ओके। अब होपफुली अपना नया घर आएगा अब तो बहुत बेहतरीन घर आएगा। मतलब पिताजी कितने खुश होंगे जब खुद के घर में, और वो भी इतने अच्छे घर में जब आप शिफ्ट करोगे तो सारे सपने पूरे हो गए ना, जो उस टाइम पे सोचते होंगे कि भी मेरा बेटा मेरे सपने पूरे करेगा, वो कमाल करके दिखा दिया आपने। यस सर ना। और आप जीवन में ऐसी ऊंचाइयां छो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे। मतलब आपकी जिस तरीके से आपने मेहनत की है उस मेहनत के अकॉर्डिंग तो बहुत और भी ज़्यादा भगवान को और भी ज़्यादा तथास्तु बोलना चाहिए। पूरे जीवन भर आपको खुशियाँ मिलेंगी। थैंक यू सर। सर आपका काफ़ी सपोर्ट रहा है रीजनिंग में। थैंक यू। और मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं सर से मिलूंगा। अच्छा। मैं क्या कॉन्टैक्ट बस हो जाए एक बार टीम से तो एक बार मिलूंगा। और कल मैच भी काफ़ी अच्छा हुआ, वहाँ भी काफ़ी इंजॉय करने को मिला। ये मेरा काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेलना बंद कर रखा था, जब से पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट की थी। तो कल काफ़ी टाइम के बाद क्रिकेट खेलने का मौका मिला, उस पर भी काफ़ी इंजॉय हुआ सर। हाँ, नहीं हमें भी बहुत मज़ा आया। हालांकि हम बेशक हारे हों कल लेकिन हारने में भी मज़ा आया। मतलब हराया भी किसी ने, अपनों ने, और ख़ास अपनों ने। यस सर। जिनको हमेशा जीतते हुए देखना चाहते हैं। मतलब जब हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो हमेशा यही दुआ निकलती है कि भाई अपने स्टूडेंट को जिता दो। भगवान से मैं अगर जीवन में कभी भी मांगता हूँ तो मैं यही मांगता हूँ मेरे स्टूडेंट को कामयाबी मिल जाए, और जीवन भर यही मांगता रहूँगा कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे स्टूडेंट को कामयाबी मिल जाए। यस सर। वो बहुत बड़ी देन है भगवान की, और वो तथास्तु बोलते रहते हैं। बस आप जैसों का भला होता रहे, आप जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहे। मुझे सबसे ज़्यादा 13 साल हो गए, आज तक सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं बच्चे का इंटरव्यू लेता हूँ। बिल्कुल सर, आपको आपकी मेहनत दिखती है कि मैंने जो इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल हाँ, कुछ आउटपुट दिख रहा है आपको कि हाँ कोई तो है जो मोटिवेट होके इतनी अच्छी पोस्ट ले रहा है। रिटर्न्स में ये तो मिल रहा है। हाँ, तो यही है कि भी, और आप सब लोग इसी तरीके से, मतलब जैसे आप इनका इंटरव्यू देख रहे हो, इनसे इंस्पिरेशन लो, इनकी तरह बनने की कोशिश करो। इन्होंने तो यार प्राइवेट जॉब की, गवर्नमेंट जॉब में भी LDC की नौकरी के साथ साथ तैयारी की, फैमिली में भी, शादीशुदा होने के बाद भी लोग एक प्रॉब्लम से पीछे हट जाते हैं, और इनके सामने तो 5-6 ऐसी प्रॉब्लम थी जिनसे पीछे हटे नहीं, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की, और आज AIR 103 सिलेक्शन लेना एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन इतनी अच्छी पोस्ट लेना, मतलब कमाल कर दिया आपने। मतलब बड़ी ज़बरदस्त मेहनत है। मैं पूरा क्रेडिट आपको देना चाहूँगा। नहीं सर, है ना, कि आपने मेहनत की है। नहीं सर, सपोर्ट तो आपका काफ़ी रहा है। एक टीचर और एक पेरेंट्स दोनों ही अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके हो जाए। टीचर्स का ये होता है कि
जितना हम ट्राई कर रहे हैं बच्चों के लिए एटलीस्ट सक्सेस कर रहे हैं, एट द एंड सक्सेस मिलने के बाद ही टीचर्स को लगता है कि हाँ अब जो मैंने पढ़ाया वो सक्सेसफुल रहा है। सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल है ना। और ऐसा ही स्कोर चाहूँगा आप लोगों से भी 90 आउट ऑफ 90, 50 आउट ऑफ 50 है ना। रीजनिंग में तो ऐसा लेकर के आओ, बाकी सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करना, जीएस पे, इंग्लिश पे, रीजनिंग में, मैथ में, हर एक सब्जेक्ट को बड़े तरीके से। और मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक एनालिसिस बहुत ज़्यादा करना, मॉक पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर मॉक देना बहुत ज़रूरी है। आपने लगभग प्री के टाइम कितने मॉक्स दे दिए होंगे? सर मेरा ये था 22-23 में मैं ऑलरेडी मतलब दे चुका था प्री का, तो मेरे को प्री इस बार कोई बर्डन नहीं लग रहा था। ओके, प्री तो बर्डन मैंने प्री से पहले ही मेंस के स्टार्ट पहले ही मेंस की स्टार्ट कर दी थी। तो प्री से अराउंड 2 महीने पहले जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, मार्च से मैंने स्टार्ट की थी, मार्च अप्रैल से। तो सर उस टाइम पे मैं वीकली एक मॉक देता था। पहले वीकली मॉक देते थे। जब प्री मेरा हो गया उसके बाद मैंने फिर हर हफ्ते डेली बेस पे 2 मॉक्स, मतलब वीकली 2 मॉक्स स्टार्ट कर लिए। वीकली 2 मॉक्स। और जो संडे को जहाँ से फ्री लाइव मॉक मिलता, ऑलिव का लाइव आता था, एक पुंडिट्स का लाइव आता था, एक आरबी का लाइव, वो तीनों भी देता था साथ में। तो ऑलमोस्ट फ्री लाइव जितने भी मिलते थे वो सारे, तो ऑलमोस्ट 5 मॉक्स वीकली होते थे मेरे। वीकली 5 मॉक्स होते थे। जब लास्ट मंथ आया तो मैंने स्ट्रेटेजी टोटल चेंज कर दी, क्योंकि मेरा रिवीजन हो चुका था अच्छे से, तो मैंने डेली बेस पे एक मॉक कर दिया। लास्ट मंथ डेली एक मॉक 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए। जब लास्ट 20 डेज बचे 20 डेज तो 2 मॉक्स कर दिए, सुबह 20 एक, डेज में 2 मॉक, सुबह एक शाम को एक, क्योंकि उनको एनालाइज करने में भी 1 से 1.5 घंटा मेरे जाता था। फिर जब लास्ट 10 डेज बचे तो मैंने कहा अब कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ मॉक। 4 मॉक, 5 मॉक, 3 मॉक, जितने भी मैं दिन में लगाता था। अच्छा, एक दिन में 4 मॉक? जितने भी सर लास्ट के 10 डेज सिर्फ मॉक्स दिए थे मैंने उस टाइम पे। ओके। उनको एनालाइज करना, और फिर ये भी था कि लास्ट के 10 डेज में मैंने मॉक्स के साथ जो पुराने मॉक्स दिए थे, तो मैं उनको देखता था कि मेरे से एक क्वेश्चन छूटा था, मैं उनको देख कर लेता था दोबारा, ताकि वो याद रहे मेरे को इन फ्यूचर, स्पेशली जीएस में और इंग्लिश में कोई वोकैब का नया वर्ड आ गया। तो ऐसे करके अराउंड सर मैंने मेंस के लिए 120 से 150 मॉक्स देती होंगे। ओके। 150 मॉक्स को इंग्लिश और जीएस में याद भी कर लिया? मतलब याद भी सर, मैं मतलब 3 नोटबुक बनाई थी मैंने। ओके। एक मैथ्स रीजनिंग के लिए, एक इंग्लिश के लिए, एक जीएस के लिए। जो क्वेश्चंस मेरे मॉक में नहीं आते थे वो मैं अलग से लिखता था नोट्स अलग से में, लिखते थे कि भाई ये क्वेश्चन मेरे नहीं हुआ है, तो उनको भी रिवाइज करता था मैं। हफ्ते में एक बार, कभी 2 हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लेता था उनको। चलो बहुत बढ़िया। मतलब तभी एक स्ट्रेटजी और एक प्लानिंग से चले तभी ये सक्सेस मिल पाई। मतलब 1 महीने की भी प्लानिंग थी आपके पास, 10 दिन की भी प्लानिंग थी आपके पास, है ना। और कई लोग मतलब सोचते हैं कि 2 महीने में ही मैं बेसिक से शुरू करूं और 3-4 महीने में मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ऑफलाइन में बच्चा आता है 5 महीने में सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? सर बहुत रेयर होता है 5 महीने में जब मिल पाएगी, जब आपको डेली बेस पे 12 से 14 घंटे दे पा रहे हो पढ़ाई में, और वो देना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है एक बिगिनर के लिए तो टोटली इम्पॉसिबल है। आप उसको बोल देना कभी 2 घंटे जीएस बैठ के पढ़े, उसको नींद आने लगेगी। आप 2 घंटे से अगर जीएस स्टार्टिंग में नहीं पढ़ पाओगे तो आप 12 से 14 घंटे कैसे पढ़ पाओगे? आप पूरे दिन तो मैथ्स और रीजनिंग नहीं लगाते रहोगे, या पूरे दिन इंग्लिश नहीं पढ़ते रहोगे। आपको जीएस भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, आपको मैथ्स और रीजनिंग को भी टाइम देना पड़ेगा। जब सबको टाइम दोगे तो सर अराउंड 8 to 10 आवर्स तो हो ही गए नॉर्मली। उसके बाद आपको लगेगा कि किसी प्रैक्टिस भी करनी है, तो 2-3 घंटे प्रैक्टिस में चले गए। जब इतना टाइम आप देने लगोगे तब आप समझ लें कि आप सिलेक्शन के पास आ जाओगे। ओके। तो भाई इनकी कमाल की स्टोरी, कमाल का स्ट्रगल, कमाल की मेहनत और कमाल का फैमिली सपोर्ट, और सारी चीज़ें कमाल की हुई तो कमाल की पोस्ट तो होनी ही थी ना। हर चीज़ बेहतरीन करोगे तब आपको बेहतरीन पोस्ट मिलेगी, और उस बेहतरीन करने के लिए कुछ नहीं, बस आप अपने ऊपर विश्वास रखो। टीचर्स आपके साथ हैं, बहुत तरीके से हम रीजनिंग, तरीके से आदित्य रंजन सर मैथ्स, तरीके से प्रशांत सोलंकी सर इंग्लिश, और जीएस की टीम बहुत डेडिकेशन के तरीके से आपको पढ़ा रही है। जीएस की इतनी सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, आप उन वीडियोज़ को देख लो, उनसे ही आपकी जीएस बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बस आप मेहनती बनो, मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आपका लास्ट मैसेज स्टूडेंट के लिए? मैं, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप ऑलरेडी वर्किंग हो या आप तैयारी कर चुके हो, मैं यही रिकमेंड करूँगा जितना हो उतना मॉक्स दीजिए, एक सोर्स पे फोकस कीजिए। अगर आप एक सोर्स पे फोकस करेंगे आप सक्सेस के पास जाएंगे। मल्टीपल सोर्स पे फोकस करना आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप बस डेडिकेशन के साथ लगे रहिए और अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से मैनेज कर लिए। डेली बेस पे कितना टाइम देना है वही कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अभी थोड़े टाइम के लिए अपने फ्रेंड्स, अपना जो और भी चीज़ें हैं वो थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए। सक्सेस मिल जाएगी। आप खूब टाइम ही टाइम है फिर घूमने के लिए, मूवीज़ के लिए, सबके लिए टाइम ही टाइम मिल जाएगा फिर आपके पास।
बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये इन्होंने भी तो एडजस्ट किया ना, फैमिली का टाइम हटा करके। जहाँ फैमिली को मूवीज दिखानी थी वहाँ इन्होंने पढ़ाई का टाइम दिया। अब पूरे जीवन मूवी दिखाएंगे। यस सर। तो पूरे जीवन मूवी नहीं, पूरे जीवन पूरी दुनिया दिखाएंगे अब आज सर मूवी का ही टाइम है। तो। हम मजे के दिन है ना। तो घर वाले तो अब पूरे बड़े खुश होंगे, वाइफ भी बड़ी खुश होगी कि भाई अब तो ASO की वाइफ हूँ मैं, सबसे रिलैक्स है। है ना। मतलब ये है कि अब जो मेरी जर्नी में था वो अचीव कर लिया है, बहुत तो बढ़िया। अब फैमिली थोड़ा खुश है, स्टेबल भी है काफ़ी। अब पोस्टिंग वोस्टिंग जल्दी हो जाए सर। नई सैलरी आए। हाँ नहीं चल रहा है ना। और वो मतलब नई सैलरी भारत सरकार की तरफ Yes से sir, yes sir. अलग ही खुशी मिलेगी। चलो बहुत बढ़िया भाई। तो इसी तरीके से आप भी मेहनती बनो, मेहनत करो और तरीके से पढ़ाई करो। आपका भी सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा और जल्दी से आपसे भी हम मिलेंगे यहाँ पर और आपसे भी आपकी कहानी जानेंगे। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, और मैं चाहूँगा अगला पॉडकास्ट आपका हो और ये आपका निश्चित रूप से होगा। बस आप मेहनती बनो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड थैंक यू अमित पाल। थैंक यू सर, थैंक यू सो बहुत मच। इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी। थैंक यू। थैंक यू सर।